गुड मॉर्निंग। दोहरी सदस्यता है ना। स्थान का रिक्त होना। सबसे पहले तो दोहरी सदस्यता। अगर दोहरी सदस्यता मिल जाती है तो भी इनका स्थान खाली हो जाएगा। ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, है ना। यहां तक कि संसद रहते हुए, ये तो सदस्यता की बात होगी आपकी कि संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। 1951 में, 1951 मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें कुछ प्रावधान है, उसको लिख लीजिएगा। प्रावधान क्या क्या है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान थे। क्या क्या प्रावधान है इसमें। अब इसमें देखा जाए तो अगर मान लीजिए संसद के दोनों सदनों में से कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगर संसद के दोनों सदनों में कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर, उसे 10 दिन के अंदर यह बताना जरूरी है कि वह किस सदन का सदस्य होगा या रहना चाहता है। ठीक है। उसे किस सदन में रहना होगा या किस सदन में रहना है। अगर किसी सदन का सदस्य, किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन में भी चुन लिया जाता है तो ठीक है, तो उसे पहले वाले, उसे पहले वाले सदन में अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है। हो गया भाई। यस सर। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा। अगर उम्मीदवार एक ही सदन में दो जगह से चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी भी एक सीट को खाली करने का अधिकार है। सर रिपीट कीजिए तो एक बार। अगर किसी उम्मीदवार को एक ही सदन में दो सीट पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है। हो गया। बात लिखना है। कोई भी व्यक्ति एक समय में या एक समय में, हाँ एक समय में संसद या राज्य विधानमंडल के, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और अगर निर्वाचित हो भी जाता है तो
निर्वाचित हो भी जाता है तो उसे 14 दिनों के अंदर 14 दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, राज्य विधानमंडल की सीट खाली करनी पड़ेगी। हो गया। यस। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा है स्थान के रिक्त होने में निरर्हता। निरर्हता मतलब अयोग्यता। ठीक है, वो तो अहर्ता होता है। अर्हता होती है योग्यता। ठीक है, लिखो। निरर्हता मतलब अयोग्यता की बात है। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निरर्हता संविधान में दी गई संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निरर्हता क्या सब लिखिए पाया तो। सब लिख दीजिए ना। पाया जाता है तो उसका स्थान खाली हो जाता है। ठीक है, यस सर। और ये जो विनिर्दिष्ट निरर्हता है ना, ये दल बदल भी इसमें शामिल है फिर। ठीक है, दल बदल के आधार पर भी, अभी बाद में देखेंगे दल बदल क्या है। ठीक है, दल बदल के आधार को भी इसमें शामिल कर दिया गया, क्योंकि संविधान में दल बदल भी तो है, 10वीं अनुसूची है ना, तो ये जी। ध्यान। फिर कोई भैया पद त्याग दे अपना, पद त्याग, पद त्याग करने पर इसमें, ठीक है, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। ठीक है, तथा त्याग पत्र स्वीकृत होने पर उसका स्थान खाली हो जाता है। मतलब क्या है, क्या अध्यक्ष और सभापति के पास इस बात का भी राइट है कि वो उसकी त्याग पत्र को एक्सेप्ट ना करें? हैं? ऐसा तो है ही है, तभी इसमें बात हो रही है कि त्याग पत्र स्वीकार करने पर, है ना, बात समझ रहे हैं? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए आगे सर। सदन की सभी बैठक से में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। न्यायालय द्वारा चुनाव अमान्य घोषित होने पर, ठीक है, अमान्य घोषित होने पर। दूसरा, सदन द्वारा निष्कासित करने पर। तीसरा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुने जाने पर। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल बनाए जाने पर। ये कुछ अन्य स्थितियां हैं जिनके आधार पे पद खाली होते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए इन पे जैसे पीटी से संबंधित है तो प्रश्न है, इनके शपथ प्रतिज्ञान क्या होते हैं। तो जो संसद के सदस्य होते हैं ना, वो संसद के सदस्य के रूप में ही क्या करते हैं, शपथ लेते हैं ना। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले
राष्ट्रपति के समक्ष क्या करते हैं भाई, राष्ट्रपति हो, या हमने उस दिन बताया था ना, राष्ट्रपति ही जरूरी नहीं है, हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय उपस्थित ना हो, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के सामने शपथ ले सकते हैं, हमने ये बताया था। ठीक है, जी तो ये आपको एग्जाम के लिए भी ध्यान रखना है कि पीटी में हो सकता है पूछ भी लिया जाए ऐसे। ठीक है, वो जो शपथ होगी वो कैसी होगी, शपथ प्रतिज्ञान लेंगे, उस पर हस्ताक्षर भी करेंगे। अब क्या होता है, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये इनके शपथ का। और दूसरा है, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, साथ ही साथ कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। ठीक है, ये इनका शपथ है, बात समझे। अब यहां पे शपथ तो ले लिया गया, अब मान लीजिए कि आपसे कुछ ऐसा प्रश्न बन जाए, अगर मान लीजिए शपथ नहीं ले पाता कोई व्यक्ति, तो सदस्य अगर शपथ नहीं लेता है तो वो सदन की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता, आपको ये पता होना चाहिए। अगर कोई सदस्य शपथ नहीं लेता है तो वो सदन की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है, और ना ही भाई हिस्सा नहीं लेगा तो मत कहा देगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, हिस्सा लेगा तब कुछ सोचा जाए। ठीक है ना, तो संसद के विशेषाधिकार और मुक्तियों का भी अधिकारी नहीं बनेगा, बात समझ रहे, मतलब सदस्य ही नहीं माना जाएगा, मेन मुद्दा ये। एक और स्थिति है इसमें, अगर मान लीजिए कि ये सारी स्थितियां जो ऊपर बताई गई हैं, इनके बाद भी अगर कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठ जाता है, सदन में जाकर सदस्य के रूप में बैठ जाता है, तो क्या होगा, मान लीजिए व्यक्ति ने शपथ नहीं लिया और वो गया सदन की बैठक में हिस्सा ले लिया, तब क्या हो सकता है, तब ये होगा कि मतलब प्रतिदिन के हिसाब से जितने भी दिन बैठेगा, एक दिन के हिसाब से 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा उसे। ठीक है, ओके, 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ता है। सर ये वाला लिखवा दीजिए ना जो बोल। ये जुर्माना क्यों भरना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने, उस व्यक्ति ने शपथ नहीं लिया है, प्रतिज्ञान नहीं लिया, शपथ प्रतिज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, दूसरी चीज है कि वो संसद की अर्हता नहीं रखता है, फिर भी जाके बैठक में भाग ले लिया है। ठीक है, फिर उसके अलावा वो संसदीय विधियां जो हैं उसके तहत वो संसद में बैठने या मत देने का अधिकारी भी नहीं है। ये सब होते हुए भी अगर वो जाता है उपस्थित होने तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी की। संसद के पीठासीन अधिकारी, ठीक है, जो राज्यसभा में होते हैं ना, देखिए प्रत्येक सदन के लिखिए, तो प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में जो होते हैं उनको बोलते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना। और राज्यसभा में कौन होते हैं भाई, सभापति होते हैं, सभापति और उपसभापति। ठीक है, ये दोनों सदनों में होते हैं। तो सबसे पहले हम सब बात करेंगे लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, लोकसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे सीधे सीधे। लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो इनके निर्वाचन और पदावधि से संबंधित सबसे पहली बात होगी, निर्वाचन व पदावधि लोकसभा के। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए जब नया चुनाव होता है ना, अध्यक्ष का चुनाव कब होता है, क्या लोकसभा के चुनाव के दौरान ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, या फिर जो अध्यक्ष है वो बाद में संसद के सदस्य के रूप में चुना जाता है। बात तो यही है ना, पहले तो संसद के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं सब लोग, प्रधानमंत्री का भी चुनाव नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, चुनाव किसी का नहीं होता है, सब लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं
उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है अलग अलग टाइम पे। तो अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? अब यहाँ पे एक सवाल और आता है प्रोटेम स्पीकर का भी। प्रोटेम स्पीकर जानते ही होंगे, है ना? यस सर। जी हाँ, सर। ठीक है। तो जो इसमें निर्वाचन कैसे होगा? पहली बैठक के पश्चात, ठीक है, सॉरी, पहली बैठक के पश्चात और उपस्थित सदस्यों में से, उपस्थित सदस्य में से, और ऐसा ही नहीं किया जाता है, उसमें थोड़ी सी वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो सबसे वरिष्ठ होते नहीं, पता होगा ये तो आप लोगों को। यस सर। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव कर दिया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान खाली होता है तो उसके लिए क्या होता है, इस स्थान के लिए किसी और सदस्य को भी चुना जाता है। मान लीजिए कि अध्यक्ष का पद अभी खाली हो गया, किसी और को लाना पड़ेगा, तो वो कौन आएंगे? उपाध्यक्ष आ जाएंगे। उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन आएंगे? वरिष्ठतम कोई सदस्य होगा, वरिष्ठ। यस सर। वो बैठाए जाएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है ना। इसमें एक चीज याद रखना है, इनके निर्वाचन की जो तारीख है ना, निर्वाचन तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनके निर्वाचन तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे अगर पदावधि की, तो पदावधि का क्या मामला भाई? वैसे तो 5 साल के लिए रहेंगे ना, जी सर, लेकिन पहले भी 5 साल के लिए खत्म किया। साधारण रूप से 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें उनका पद पहले भी समाप्त हो सकता है। वो कौन सी स्थितियां हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है? मान लीजिए वो सदन के सदस्य ना रह जाएं, सदन के सदस्य ना रह जाएं, तब क्या होगा? सदन के सदस्य नहीं है तो उनका पद खाली रहेगा ना भाई। खाली हो जाएगा। यस सर। दूसरी स्थिति क्या है, वो अगर चाहे तो अपना हस्ताक्षरित लेख उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं, है ना। हस्ताक्षरित लेख किसको सौंपेंगे? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष। हाँ, और अगर एक दूसरी स्थिति हो गई, तीसरी स्थिति ये हो जाएगी कि लोकसभा के जो लोकसभा में जो उस समय वर्तमान में उस मतलब तत्कालीन रूप से बोल सकते हैं, लोकसभा में उस दौरान जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनके बहुमत से एक संकल्प पारित कर दिया जाए अध्यक्ष का पद खाली करने के लिए। नहीं समझे? यस सर, समझ गए इसका। तो लिख लीजिए इसको भी, लोकसभा के तत्कालीन सदस्य द्वारा बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर, ठीक है। इसमें बहुमत से एक चीज और याद रखना, नहीं बहुमत नॉर्मल ही बहुमत है और क्या, ठीक है। अब इसमें एक चीज और याद रखना है, अब वो ये है कि 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। ब्रैकेट में लिख लो, 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है, ठीक है ना। ऐसे कर लो, ओके। लोकसभा का अध्यक्ष है वो भैया लोकसभा का, और साथ ही साथ वहां पे जितने भी प्रतिनिधि बैठे होते हैं उन सबका होता है मुखिया, ठीक है। तो मुखिया है तो जाहिर सी बात है उसके पास ये भी बताने का अधिकार है कि चंद्रमोहन ये काम कर लेना भाई, चंद्रमोहन मीनू तुम ये काम कर लेना, तुम सनी ये काम जरूर करना है।
ऐसे बताने का भी अधिकार है उसे, है ना? यस सर। बात समझ है ना? यस सर। अध्यक्ष जो होते हैं ना, सदन के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं। प्रधानमंत्री को क्या है? सरकार के प्रमुख प्रवक्ता हैं, लेकिन अध्यक्ष सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। यस सर। और वो जो भी संसदीय मामले होते हैं उसमें निर्णय लेता है, और जो भी निर्णय लेता है वो अंतिम माना जाता है। मतलब उसके बाद उस निर्णय पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। ठीक है, तो पदवी है, लिखिएगा एक एक पॉइंट करके। पहला पॉइंट लिख लीजिए, सदन की सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए, सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए नियम और विधि का निर्वहन करता है। नियम और विधि का निर्वहन करता है। ठीक है, नियम और विधि का निर्वहन करता है। दूसरा लिखिएगा, लोकसभा की प्रक्रिया, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम, कार्य संचालन नियम और संसदीय और संसदीय पूर्व उदाहरणों का अंतिम व्याख्याकार होता है। ठीक है, हो गया। सर संसदीय के बाद क्या बोले? संसदीय के बाद? यस सर। पूर्व उदाहरणों का व्याख्याकार होता है। ब्रैकेट में लिख सर दीजिए, ब्रैकेट अंतिम में व्याख्याकार होता है। अंतिम व्याख्याकार होता है। ब्रैकेट में भी लिख लीजिएगा भारतीय संविधान का भी, सदन में भारतीय संविधान का भी। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। देखो, कार्यवाही संचालन के लिए नियम विधि बनाएगा भाई, और प्राथमिक कर्तव्य भी उसका यही है। ठीक है, कार्यवाही और संचालन के नियम विधि बनाना अध्यक्ष का पहला कर्तव्य है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, पहले पॉइंट पे ब्रैकेट में पहला कर्तव्य लिख लो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, गणपूर्ति ना होने पर, गणपूर्ति ना होने पर सदन का स्थगन करता है। ठीक है, गणपूर्ति ना होने पर सदन का स्थगन करता है। ठीक है, अगला लिखिएगा, मत समान की स्थिति में, मत समान की स्थिति में मतदान करता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा निर्णायक मत, निर्णायक मत, है ना, इसको निर्णायक मत बोलते हैं भाई, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, निर्णायक मत। अगला लिखिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखो, बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है, और हमने बताया है कि संयुक्त बैठक दो ही स्थितियों में बुलाया जाता है, एक तो साधारण विधेयक के मामले में और दूसरा वित्त विधेयक के मामले में, है ना? तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ओके भाई, यस। बुलाते राष्ट्रपति हैं, अध्यक्ष जो हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो लिखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, सदन के नेता के आग्रह पर, सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो गुप्त बैठक होती है ना, गुप्त बैठक कैसे होगी? गुप्त बैठक तो तभी मानी जाएगी ना जब वहां पे कोई जा ना सके, कोई उसको सुन ना सके, क्या हो रहा हो कोई देख ना सके, है ना? गुप्त बैठक तभी मानी जाएगी। यस। तो वही कंडीशन वहां भी होती है कि वहां पर किसी को जाने, किसी भी अनजान व्यक्ति को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। हाँ, स्थिति अलग है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति मिली हो, तब बात अलग हो जाएगी। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के बाद जा सकता है वहां पे, अन्यथा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। चलिए अगला पॉइंट, विधेयक, विधेयक का धन विधेयक होना, विधेयक का धन विधेयक होना या ना होना
तय करता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है। सर इस मामले में तो आप राष्ट्रपति को बोले थे ना सर। क्या बोले थे? धन नहीं, विधेयक विधेयक कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्णय तो भाई अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे ना। तो राष्ट्रपति के बारे में क्या बोले थे सर? मतलब वो साइन कर देते हैं। सदन के आग्रह पर गुप्त बैठक बुला सकता है भाई, ये हमको पता चला। और विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और याद रखना, ये लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए कोई विधेयक जब भेजा जाता है ना, तो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सत्यापित रहता है वो। ठीक है। मतलब ये है, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो उस पर साइन मुहर करके ही भेजते हैं राज्यसभा में या राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है। ये बात भी इसमें यस ध्यान। सर। अगला पॉइंट लिखिए, दल सर बदल के। हाँ सर ये बोलिए। धन धन विधेयक पर जो वो निर्णय लेते ठीक है, लिख लिया भाई। दल बदल के आधार पर किसी सदस्य ने तक निपटारा करना। ठीक है। अगला पॉइंट है, विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का पदेन सभापति होता है। ठीक है। जी। ठीक है। एक चीज और याद रखना, एक ये जो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर जो बोले थे ना, दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निरर्थता का निपटारा कर सकता है। अब इसमें एक मामला ये भी आ सकता है आपके सामने कि दल बदल के आधार पर किया गया, अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा। ठीक है। क्योंकि अध्यक्ष के द्वारा दल बदल के आधार पर जो भी निर्णय लिया जाएगा, भाई दल बदल के आधार पर क्या निर्णय लेंगे, या तो सदस्य को निकाला जाएगा, अयोग्य करार दिया जाएगा, या फिर सदस्य को योग्य करार बताया जाएगा। यही होगा, दो चीजों। तो ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो उसमें अध्यक्ष का जो निर्णय होता है ना तो अंतिम होता है, ना तो सर्वमान्य होता है। ठीक है। इसमें एक वो आया था, कोई 1990 के दशक का मामला है। ठीक है। 1990 के दशक का एक मामला है, 90 के दशक का, इसको देख लेना एग्जैक्ट क्या है। दशक का मामला है, कुछ होलोन करके नाम है इनका, होलोन समिति बनाई गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस आधार पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। थोड़ा सा याद रखना इसे। ठीक भाई, सुन लिए? ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। हाँ, विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का पदेन सभापति होता है। लिख लिया यहाँ तक? ठीक है। अगला लिखिए, अगला पॉइंट है, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है। ठीक है। ठीक भाई, ध्यान रखिएगा इसका तो। ओके। अब यहाँ पे इसको हम रोकेंगे। कल हम जो कराएंगे टॉपिक वो होगा आपका, कुछ अंतर अंतर करवा देंगे। ठीक है। ठीक है ना। सर इसी में एक चीज और ध्यान में रखना, लगे हाथ, जो उपाध्यक्ष का पद होता है ना, जैसे अध्यक्ष तो सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य होता है, लेकिन जो उपाध्यक्ष पद होता है नॉर्मल तौर पे विपक्षी दल का सदस्य होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष जो होता है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, अब बताओ आप क्या बोल रहे थे? सब बोले ठीक है, चलिए। सबसे पहले निंदा प्रस्ताव,
और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या होता है? ठीक है, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या है? इसमें एक तरफ लिख लीजिए निंदा प्रस्ताव और एक तरफ लिख लीजिए अविश्वास प्रस्ताव। अब लिखिए दोनों में। पहला पॉइंट लिखिएगा, निंदा प्रस्ताव में लिखिए, इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है। इसमें क्या हो जाएगा? कारण बताना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, एक मंत्री या मंत्री समूह या मंत्री सर थोड़ा सा पीछे। एक मंत्री या मंत्री समूह या मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। सर इसको अविश्वास में लिखना है। लिख लिया ना, मंत्री परिषद की कुछ नीतियों और कार्य के खिलाफ लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। अविश्वास में लिखिएगा, मंत्री परिषद के विश्वास निर्धारण के लिए लाया जाता है। ठीक है, हो गया? ठीक है, अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा, निंदा प्रस्ताव में लिखिएगा, इसके पारित होने पर त्यागपत्र देना जरूरी नहीं है। पारित होने पर त्यागपत्र देना जरूरी नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या हो जाएगा कि अगर पारित हो जाएगा तो भाई त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, है ना? यही शर्त है। ठीक है, अब लिखिएगा, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में अंतर। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में अंतर। इन सब पे हो सकता है कि टिप्पणी लिखने को दे दें, वैसे बहुत बड़ा तो प्रश्न ही मिलेगा लिखने के लिए, क्योंकि उतना कंटेंट मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। मंत्री मतलब कोई भी मंत्री हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी में लिखिए, मंत्री के अलावा कोई सदस्य पेश करता है। मंत्री के अलावा कोई भी। सर कोई सदस्य का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सरकारी विधेयक में सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। और गैर सरकारी वाले में लिख लीजिए, सार्वजनिक मामले में विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। मंतव्य मतलब मंशा क्या है उसकी, क्या चाहते हैं, नहीं? अगला पॉइंट लिखिएगा,
संसद में पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, सरकारी विधेयक की, सरकारी विधेयक में लिखिएगा, संसद में पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, ठीक है। और गैर सरकारी में लिखिएगा, संसद में पारित होने की कम उम्मीद होती है। हो गया। यस सर। जी सर। अगला पॉइंट लिखिए, सरकारी विधेयक में अस्वीकृति पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। सरकारी में लिखिएगा, अस्वीकृति पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। किसकी अस्वीकृति पर? सरकारी विधेयक के लोकसभा में या संसद में अस्वीकृति होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा पॉइंट कर सकते हैं। सर नहीं समझ रहा ये पॉइंट। सरकारी विधेयक जो होते हैं ना, अगर इनको अस्वीकृत कर दिया जाए, मतलब स्वीकार ना किया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए विधेयक लाया जाता है ना, तो विधेयक को स्वीकार किया जाता है, अस्वीकार भी किया जाता है। लाता कौन है? मंत्रिपरिषद, है ना, मंत्रिपरिषद ने लाता है, कार्यपालिका ही तो लाती है विधायिका में कि भाई ये वाला प्रस्ताव है, मानेगा कोई कि नहीं मानोगे? तो बोल दिया नहीं मानेंगे, जाओ। मान लीजिए वो सरकारी विधेयक था, विधायिका ने बोला हम नहीं मान रहे। हाँ बोलिए गुड़िया। सर गलती से हो गया। अच्छा, ठीक है, तो कोई नहीं मानेगा, सरकारी विधेयक है, तो ऐसे में वो अस्वीकार ही होगा ना फिर, ठीक है। जब सरकारी विधेयक की अस्वीकृति होगी तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, बात समझे। इसकी अस्वीकृति पर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। सरकारी विधेयक में अगला पॉइंट लिखिए, इसे पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस चाहिए, नोटिस चाहिए होता है, 7 डेज, ठीक है। और गैर सरकारी में लिखिएगा, इसे पेश करने के लिए 1 माह का नोटिस चाहिए। साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर में, साधारण विधेयक में पहला पॉइंट लिखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इसे पुनः स्थापित किया जा सकता है। क्या सर? पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक में ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। साधारण विधेयक में लिखिएगा, साधारण विधेयक में लिखिएगा, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। मतलब कोई गैर मंत्री भी पेश कर सकता है साधारण विधेयक को, या कोई गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकता है। नहीं, धन विधेयक पे लिखिएगा, धन विधेयक पे दूसरा पॉइंट, सिर्फ मंत्री द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है, सिर्फ मंत्री द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है, ओके। हो गया। साधारण में अगला पॉइंट लिखिएगा, बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के, बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पूरा स्थापित, संस्तुति भाई, उसका मतलब अनुमति हुआ ना। हाँ सर पूर्व अनुमति भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पुनः स्थापित किया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति के अनुमति की जरूरत पहले से नहीं पड़ती है, ठीक है, इसको ऐसे भी ले जाएगा। धन विधेयक में लिखिएगा, धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है,
पेश या पूरा स्थापित। ठीक है, हो गया। जी सर। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा। साधारण विधेयक में राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। धन विधेयक में लिख लीजिएगा। धन विधेयक में लिखिएगा। लोक सीधे लिख दो नहीं। नहीं मतलब क्या सर? अरे अब नहीं का मतलब ये है, वो राज्यसभा द्वारा क्या किया जाएगा, उसको संशोधित किया जा सकता है, अस्वीकृत किया जा सकता है। तो राज्यसभा इसमें ऐसा कुछ सर नहीं इसमें कर लोकसभा होगा। है? सर तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई भी मतलब ये नहीं है। तो नहीं, बताइए अस्वीकृत करने का या उसको क्या बोलते हैं, संशोधित करने का कोई वो नहीं है। ठीक है, सर, लेकिन एक ऑप्शन में जब दिए थे ना तो उसमें 14 दिन की कितना दिन तक तो था, टाइमिंग दिया हुआ था। वो जो 14 दिन का था ना, अभी उसको भी बता देंगे। अभी इतना तो लिखिए हाँ सर, पहले, उसको भी बता दीजिए। अभी इसको लिख लो। वैसे जो 14 दिन का है ना, राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। ठीक है, राज्यसभा क्या किया, सर धन विधेयक को 14 दिन तक मतलब रोक सकता है सर। ठीक है, वो मान लीजिए उसने रखा है, जवाब नहीं मिल रहा, तो ये एक टाइम लिमिटेशन है कि इतने दिन बाद मान लिया जाएगा कि राज्यसभा संतुष्ट है हमारी बात से। सर राज्यसभा यही जानना चाह रहे थे, टाइमिंग मतलब दिया जाता है या नहीं। हम्म, ये वाला पॉइंट लिखवा दीजिए सर, पीटी में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। साधारण विधेयक के लिए, साधारण विधेयक में राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। ठीक है, जी सर। अगला लिखिएगा, मतलब धन विधेयक में लिखिएगा, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। उस 14 दिन में अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो फिर पारित लोकसभा कर दिया जाता है। समझ जाएगा कि लोकसभा की भैया वो सहमत है, चलो पारित कर देते हैं। ठीक है, तो पारित हो जाता है। हो गया, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। राज्यसभा में, साधारण विधेयक के मामले में लिखिएगा, राज्यसभा में भेजने के लिए, राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, धन अध्यक्ष विधेयक, की अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रमाणन की सर जरूरत, प्रमाणन सर साइन किए भेजा जाता है। हाँ इस साधारण विधेयक में ऐसे चल जाएगा, मतलब प्रमाणन की जरूरत नहीं है। धन विधेयक के मामले में लिखिएगा, अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत पड़ती है। अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत पड़ती है। ओके, ठीक है, अब लिखिए साधारण विधेयक में, मंत्री द्वारा पुनः स्थापित होने पर मंत्री द्वारा पुनः स्थापित होने पर लोकसभा में अस्वीकृति के बाद, अस्वीकृति के बाद अस्वीकृत होने के बाद सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, सर नहीं समझे। जैसे अभी क्या है कि हमने बताया साधारण विधेयक के मामले में कि इसको मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है, गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगर साधारण विधेयक किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा रहा है और वो फिर अस्वीकृत हो जाता है, उस स्थिति में सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा, मतलब सरकार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किए गए साधारण विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,
लेकिन वहीं पर अगर मंत्री द्वारा साधारण विधेयक को पेश किया गया है और उसको स्वीकृत कर दिया गया है, तब सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, समझे? धन विधेयक वाले में लिखिएगा, लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ओके, सर ऐसा हुआ है क्या रियल में? क्या हुआ? मतलब त्याग पत्र देना पड़ता है अगर धन विधेयक नहीं ये होता है तो? पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। धन विधेयक के बारे में लिखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, ठीक भाई? यस सर। ये हो गया पूरा आपका। अच्छा, मतलब धन विधेयक या तो अस्वीकृत कर लिया जाएगा या तो पारित कर दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, ये बोलने का मतलब है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डैश करके राष्ट्रपति का नाम भी लिख लीजिए। महामहिम कौन थे भाई? महामहिम का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? सही है? जी सर। दूसरा लिख लीजिएगा, बैंक सेवा आयोग। बैंक सेवा आयोग, ये कब का? हाँ, ये ये था कब का? 1977। उस समय कौन थे राष्ट्रपति? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है ना? विधेयक, मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आ जाए संसद में, विधेयक ऐसे कुछ अगर आया तो मान लो ये टिप्पणी करने के लिए आ गया, तब तो आप बता दो कि 4 प्रकार के विधेयक होते हैं जो संसद में पेश किए जाते हैं, इनमें ये चीजें होती हैं। मतलब सिंपल सा बता के अब निकल जाओगे, है ना? लेकिन अगर ये हो जाए कि संसद की विधायी प्रक्रिया और उसमें पारित होने वाले विधेयक के प्रमुख चरणों या फिर संसद में पारित होने वाले प्रमुख विधेयकों का वर्णन करें या व्याख्या करें, या फिर उसमें से कुछ के बारे में पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? जैसे साधारण विधेयक के प्रमुख चरणों पर टिप्पणी करें, प्रमुख चरणों का वर्णन करें, ऐसे कुछ, है ना? ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है। तो ध्यान रखना है कि विधेयक संसद में जो भी पेश किए जाते हैं वो 4 प्रकार के हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? तो एक तो है भाई साधारण विधेयक, लिखते रहेंगे चलिएगा, साधारण विधेयक। दूसरा क्या है? धन विधेयक। तीसरा क्या है? वित्त विधेयक है। और चौथा है संशोधन विधेयक, है ना? संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 है। सर इसी में लिख लो। हाँ, इसी में लिखो ना, ये संसद में जो विधेयक पारित होते हैं ना वो ये हैं। ठीक है? हाँ। अब अगर ये पूछा जाए कि संसद की विधायी प्रक्रिया, तो संसद की जो विधायी प्रक्रिया होती हैं उसमें जैसे एक होता है मूल विधेयक, कोई देखेंगे
मूल होता है, कोई संशोधन होता है, समेकन होता है, ऐसे भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मूल विधेयक क्या होता है? मूल विधेयक का मतलब होता है जो जिसमें नए प्रस्ताव, नए विचार या नीतियों को शामिल किया जाए। जो विधेयक, नए प्रस्ताव, मूल विधेयक की बात कर रहे हैं, नई नई चीजें सब रहेंगी, वो मूल हो गए। संशोधन क्या है? संशोधन का मतलब होता है सुधारना, जिसमें सुधार की प्रक्रिया हो, कोई भी चीज, ठीक है, सुधारने की बात है। जैसे जो अधिनियम है उनमें कुछ संशोधन कर लिया जाए, सुधार लिया जाए, उनको बेहतर बनाया जाए। हो सकता है वो समाज की मांग के अनुसार हो सकता है समय की मांग के अनुसार हो जाए, हो सकता है वो परिस्थिति डिमांड को पूरा करने में सक्षम ना हो, लेकिन उसको संशोधन के माध्यम से ऐसा बना लिया जा सकता है, ऐसे कुछ चीजें। फिर होता है समेकन। समेकन विधेयक क्या है? ये जो विधायी प्रक्रिया होती है उन पे कर रहे हैं हम। तो समेकन विधेयक मतलब ढेर सारे विषय हों, उसमें से कुछ विषय विशेष रूप के हों। जैसे कमजोर वर्ग, समाज का कमजोर वर्ग कौन? महिला, है ना, और बुजुर्ग, यही सब इनसे संबंधित हो। लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित हो, गरीबी भुखमरी से संबंधित कोई ऐसा विधेयक हो। तो ये जो विशेष प्रकार के विधेयक होंगे ना, उनको एक साथ रख लिया जाए, एक साथ कर दिया जाए, वो समेकन विधेयक हो जाता है फिर। ठीक है। विधेयक क्या होते हैं? मौजूदा अधिनियमों को निरस्त करने की मांग करने वाले विधेयक। ठीक है, मौजूदा अधिनियमों को निरस्त करने की मांग करने वाले विधेयक। आपने उसमें जब पढ़ रहे होंगे ना तो उसमें लिखा होगा कोई अनुच्छेद, निरसित, है ना, ऐसे लिखा है कि नहीं? कहीं देखा कि नहीं आपने? बेयर एक्ट अगर देखा हो तो निरसित उसमें लिखा रहता है। ठीक है। अगला है विधेयक को मान्य करना। विधेयक को मान्य करना, ठीक है। हाँ, जो कुछ कार्यों को वैधता प्रदान करना चाहते हैं। ठीक है, हो गया। जी सर। एक होता है अध्यादेशों को प्रख्यापित करने वाले विधेयक। अध्यादेशों को प्रख्यापित करने वाले विधेयक, ठीक है, ये फिर एक है संविधान संशोधन विधेयक। फिर धन और वित्त विधेयक है। ठीक है, बस इतना ही इसमें ध्यान। संसद में जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के, 4। उसकी प्रक्रिया है, ये विधायी प्रक्रिया है, मत भूलिएगा, ये प्रकार नहीं है, प्रक्रिया है। विधेयक के प्रकार ये 4 प्रकार है: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संशोधन विधेयक। हम इनमें से कई सारी चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे क्या जानते हैं कि संयुक्त बैठक का प्रावधान सिर्फ 2 स्थिति में किया जाता है ना? एक तो साधारण विधेयक के मामले में, दूसरा वित्त विधेयक के मामले में, है ना? हमें यह भी जानना चाहिए कि धन विधेयक और संशोधन विधेयक के मामले में संसद का संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। यह भी हमको पता होना चाहिए। धन विधेयक को उल्लेखित करने का या धन विधेयक से संबंधित निर्णय करने के मामले में अगर बात करें, कौन बताता है, कौन व्याख्या करता है, भाई धन विधेयक यही है, उसकी ताकत है लोकसभा के अध्यक्ष के पास, जो सिंपल सा आपसे पूछा भी जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। जो लोकसभा अध्यक्ष का ये निर्णय है वो अंतिम होता है, सर्वमान्य होता है। उस निर्णय को ना तो राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, ना तो किसी न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है ना? इनमें से लगभग विधेयक जो है उनको राष्ट्रपति महोदय वापस भी भेज सकते पुनर्विचार करने के लिए, लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, है ना? क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना, क्या चीज, पूर्व अनुमति के बिना संसद में या सदन में पेश नहीं किया जा सकता है ना? तो ऐसा माना जाता है। बात समझे? तो यही चीजें हैं। सबसे पहले हम सब साधारण विधेयक देखेंगे। साधारण क्या है? साधारण नाम है तो नाम से ही समझ में आना चाहिए, कुछ साधारण साधारण होगा कुछ, है ना? ये जगह जैसे बना, मान लीजिए लिखा जाएगा, अब यहां पे लिख दिया जाएगा। इनको सबसे पहले, इस साधारण विधेयक को कानून बनने से पहले 5 चरणों से ऐसे होकर गुजरना पड़ता है। 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आप सिंपल सा लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इन्हें कानून बनने से पहले 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पांच चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन से चरण भाई? एक तो है प्रथम पाठन। प्रथम पाठन का नाम वो क्या है कि ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यही नहीं, किसी भी सदन में प्रस्तुत करने के साथ साथ इसको कोई मंत्री भी पेश कर सकता है, या फिर बोले तो कोई सदस्य भी पेश कर सकता है। मतलब समझे कि साधारण विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा पेश किया जा सकता है। अगर आपने जहां लिखा वहां पे देख लीजिएगा। फिर एक हमने पॉइंट उसमें लिखवाया था, साधारण विधेयक अगर किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया है, या फिर ऐसे नहीं, साधारण विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किए जाने के उपरांत भी अगर सदन में अस्वीकृत होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा हमने लिखवाया है, एक पॉइंट आप लोग देख लीजिए। हाँ लिखवाए हैं। यस सर, लिखवाए हैं। लेकिन मंत्री ने क्योंकि पेश किया था साधारण विधेयक को, उसको अस्वीकृत कर दिया गया है, तो मतलब है भाई सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना? मतलब इसमें एक चीज समझ में आई कि संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरी बात यह समझ में आई, इसको मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी होती है कि अगर कोई मंत्री पेश किया है और सदन में इसको अस्वीकृत कर दिया गया, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी गैर सरकारी सदस्य ने पेश किया और वो सदन में अस्वीकृत हो गया है तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही, ठीक है? जब कोई सदन, ठीक है, लिखना है इसको हाँ, प्रथम चरण में। इसमें लिखिएगा। पहले तो ये दोनों चीजें समझ गए, अब लिखिएगा, जब कोई सदस्य, जब कोई मतलब अगर कोई सदस्य यह विधेयक सदन में प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे सदन से अग्रिम सूचना लेनी पड़ती है। ठीक है? मतलब जो सदस्य इसे पेश करने वाला है ना, उसको पहले बताना पड़ेगा कि भैया ये वाला विधेयक हम लाना चाहते हैं, क्या आप लोग सहमत हैं क्या? बस समझे? पहले उस सदस्य को बताना पड़ेगा कि ऐसा विधेयक लाना चाहते हैं। ठीक है ना? यस सर। और जब सदन इनको अनुमति दे देगा तब प्रस्तुतकर्ता जो होगा वो क्या करेगा, सीधे सीधे उठा के लेकर जाके रख नहीं देगा, उसमें वो बताएगा इस जो विधेयक लाना चाह रहा है उसका शीर्षक क्या है, जो विधेयक आना चाह रहा है उसका मोटिव क्या है। बात समझे? पहले तो प्रथम पाठन में कि किसी भी सदन में शुरू होगा, सदस्य या मंत्री द्वारा हो सकता है। जिस सदन में प्रस्तुत करना है उसको अग्रिम सूचना लेनी पड़ेगी
अनुमति मिल गई तो सदस्य क्या करे, सॉरी सदस्य क्या करेगा, वो उसका शीर्षक बताएगा, भाई विधेयक का शीर्षक ये है और मोटिव ये है, इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, ये याद रखना। ये जो चरण है ना, इस चरण में लिख लो, विधेयक पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती, किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती। किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। प्रथम पाठन के बाद ही हमारा गैजेटेड ऑफ इंडिया सुना होगा ना आप लोगों ने, राजपत्र, है ना। साधारण विधेयक अगर राजपत्र में प्रकाशित होता है तो मतलब यह है कि वो प्रथम पाठन के शुरुआती जो कारनामे हैं उनको कंप्लीट कर चुका है, वो प्रस्तुत किया जा चुका है, सॉरी अनुमति उसको मिल चुकी है पेश करने की, उसका शीर्षक उद्देश्य सबको पता हो चुका है ना। हाँ कौन, तो प्रथम पाठन के दौरान ही साधारण विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, विधेयक को भारत के राजपत्र में मान लो प्रकाशित भी कर दिया गया। अब विधेयक, अब ध्यान रखना, एक तो ये हो गया, लिख लीजिएगा, यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। इतनी पूरी कहानी पढ़ ली हम लोग प्रथम पाठन को लेकर। प्रस्तुत करना है किसी भी सदन में, कोई भी करेगा, गैर सरकारी अधिकारी हो या मंत्री हो। अंतर सिर्फ बस इतना ही ध्यान रखना, जिस सदन में प्रस्तुत करना भैया पहले उसकी अनुमति ले लो। अनुमति मिल गई, ठीक है, उसका शीर्षक उद्देश्य बताओ, उद्देश्य शीर्षक बता दिए। मान लो अगर शीर्षक उद्देश्य बताया, उस पर चर्चा नहीं करनी है, अच्छा ये कहे आ रहा है, इस पे क्या होगा, वो क्या होगा, ये होगा, कुछ नहीं, राजपत्र में निकाल दिया जाएगा। मान लीजिए राजपत्र में निकालने से, सॉरी प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में निकाला जाए तो मतलब अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि अनुमति लेने के बाद ही उसको राजपत्र में निकाला जाना था। दो चीजें समझ में आई हैं प्रथम पाठन में। क्या चीज समझ में आई है? एक तो यह समझ में आई कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण और दूसरा विधेयक का राजपत्र में प्रकाशित होना। प्रथम पाठन में यही दो काम हुए हैं विशेष तौर पे, है ना। दूसरा अवस्था है द्वितीय पाठन की। इसमें क्या होगा, द्वितीय पाठन में क्या होगा भाई? इस वाले में सबसे पहले ध्यान रखना है, ये जो विधेयक निकाला गया था यहां से, उस पर विस्तृत समीक्षा होगी। विधेयक पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी। ठीक है, अगर यूं कहा जाए, समीक्षा का मतलब क्या है भाई? कई लोगों के विचार विमर्श उसमें सामने आएंगे, फिर, है ना। उसमें समिति जैसे काम होगा, कुछ लोग उसमें, कई सारे लोग अपना अपना विचार रखेंगे, फिर क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे। तो विस्तृत समीक्षा होगी। विस्तृत समीक्षा के साथ साथ विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा। यहां पे द्वितीय पाठन में यह स्थिति है कि अंतिम रूप प्रदान किया जाता है विधेयक को। ठीक है, अब देखिए, पहला चरण जो प्रथम पाठन है वो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि द्वितीय पाठन इंपॉर्टेंट है? पहला फिर ज्यादा लगता है। पहला ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें बताया जाता है कि दूसरा जो द्वितीय पाठन है वो सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ ये है कि
ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें 3 उपचरण होते हैं। इसमें 3 उपचरण होते हैं। वो 3 उपचरण कौन कौन से हैं, इसको लिख लीजिए। एक तो होता है साधारण बहस की अवस्था। साधारण बहस की अवस्था। ये साधारण बहस की अवस्था क्या होती है? जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया था विधेयक, उस विधेयक की फोटोकॉपी होगी, ठीक है। उसका क्या किया जाएगा, उसकी जो प्रतियां होंगी सदस्यों के बीच में वितरित कर दी जाएंगी। साधारण बहस की अवस्था में सभी सदस्यों के बीच में वितरित की जाएंगी। सिंपल सा देखें तो विधेयक के सिद्धांत और उनके उपबंध पर नॉर्मल तरीके से चर्चा की जाती है, तो इन्हीं सब चीजों पे बहस होगी। ध्यान रखना है, इसमें साधारण बहस की अवस्था में चर्चा की जानी है सिद्धांतों पर, उपबंधों पर, लेकिन विस्तृत विचार विमर्श नहीं किया जाता है साधारण बहस की अवस्था में, ठीक है। बात समझे ना भाई? इसमें साधारण विस्तृत विचार विमर्श व्यापक तरीके से नहीं किया जा सकता। इसमें भी इस चरण में क्या करते हैं, इसमें कोई भी कदम उठाया जा सकता है। इस वाले मामले में, साधारण बहस की अवस्था वाले मामले में कोई भी कदम उठाया जा सकता है। जैसे चाहे तो साधारण बहस की अवस्था में चाहे तो तुरंत बहस करा ली जाए, चाहे तो तुरंत बहस करा ली जाए, या फिर एक तिथि निर्धारित कर दी जाए, या फिर सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है, सौंपा जा सकता प्रवर है। समिति मतलब क्या सर? इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति, इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है, या फिर जनमत इकट्ठा कराया जाएगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा ना, इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। लिख लो, जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है, सार्वजनिक किया जा सकता है। साधारण बहस की अवस्था द्वितीय पाठन के 3 उपचरणों में पहली अवस्था है, जिसमें 4 प्रक्रियाएं हो सकती हैं। या फिर तुरंत बहस कर ली जाए, या नई तिथि दे दी जाए, या फिर सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, या फिर दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाए, या फिर जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक कर दिया जाए। ठीक है, ये हो गई साधारण बहस की अवस्था। सर प्रवर समिति का मतलब फिर से समझा। साधारण बहस के बाद दूसरी जो अवस्था आती है वो होती है समिति अवस्था। समिति अवस्था, अब ये क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, यहां पे नॉर्मली क्या होता है कि विधेयक को इसी प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। सामान्यतः यही होता है कि जो विधेयक है वो सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। अब ये समिति क्या करती है, फिर समिति क्या करेगी, खंडवार विचार करेगी, उस पर खंडवार चर्चा करेगी, एक एक चीजों पे बढ़िया से ध्यान रखेगी। खंडवार बोल सकते हैं और विस्तार पूर्वक बोल सकते हैं हम, खंडवार और विस्तार पूर्वक भी विधेयक पर चर्चा करेगी। लेकिन ध्यान रहे, खंडवार और विस्तार पूर्वक चर्चा तो कर सकती है प्रवर समिति, लेकिन उसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं कर सकती, विधेयक के मूल विषय में परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती है। यह भी बात याद रखनी है,
ठीक है ना, ये इसमें ध्यान रखना है। अब समिति के पास आया मामला, समिति ने उस पर गहन विचार विमर्श किया, खंडवार से एक एक चीजों को उसने ध्यान रखा। समीक्षा मतलब कि समीक्षा करने के बाद वो समिति क्या करेगी, फिर से उस विधेयक को कहां भेज देगी, सदन के पास। ठीक है, समिति ने क्या किया, विधेयक को सदन के पास भेज दिया। अब एक अवस्था और आएगी, तीसरा जो उपचरण है इसका, और वो है विचार विमर्श की अवस्था। विचार विमर्श की अवस्था, अब ये क्या है, इसमें क्या होगा, सदन में पहुंच गया ना विधेयक, समिति के हाथ से निकलकर सदन के पास पहुंच गया है विधेयक, तो वहां पर क्या होगा, उसके सभी उपबंधों की समीक्षा की जाएगी सदन में। लिख लो, उपबंधों की समीक्षा की जाएगी। यहां पे उन सभी प्रत्येक उपबंधों की समीक्षा होगी। यही नहीं, यहां पे तो क्या था, खंडवार विस्तार पूर्वक समीक्षा हो रही थी, यहां पर खंडवार विस्तार पूर्वक समीक्षा प्लस मतदान भी होगा, समीक्षा और मतदान भी होगा इसमें। ठीक है, मतलब चर्चा भी की जाएगी, मतदान भी होगा, कितने लोग सहमत हैं इस बात से। ठीक है, मतलब यह है कि अब यहां पे कोई सदस्य है, मान लीजिए, तो इसमें कोई सदस्य जो होगा वो संशोधन प्रस्तुत कर सकता है। किसका संशोधन भाई, उस विधेयक का संशोधन, तो संशोधन विधेयक ना समझ लेना अलग से। अगले पाठन में क्या किया जाएगा, भैया विधेयक को स्वीकार करना है या नहीं करना है, मतलब इस पाठन में उस विधेयक से संबंधित स्वीकार या अस्वीकार जैसी बातों पे चर्चा होती है। सिर्फ यही इतनी होगी, स्वीकार करना है कि नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि दूसरे पाठन के दौरान उसमें संशोधन का मामला था, किसी सदस्य ने बोला भैया इसमें संशोधन हो सकता है, वहां पे बात हो चुकी है, तो तीसरे पाठन में, तृतीय पाठन में संशोधन का बात नहीं होगा, संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता, कब, तृतीय पाठन के दौरान, सिर्फ स्वीकार अस्वीकार करने के संबंध में ही चर्चा होगी। ठीक है, अब मान लीजिए उस सदन ने, जिस भी सदन में गया था, अभी एक ही सदन में डोल रहा है ये विधेयक, जिस सदन में गया तीसरे पाठन के दौरान, अगर इस विधेयक को बहुमत प्राप्त हुआ तो क्या हो जाएगा, विधेयक पारित हुआ। कौन से, पहले सदन में अभी गया है ना, अभी तो पहले सदन में हुआ है, अभी दूसरा सदन बचा हुआ है भाई, यहां से विधेयक को वो मिल गया, क्लीन चिट, ठीक भैया बढ़िया है, चलो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहां पे सदन का पीठासीन अधिकारी हमने बताया है, लोकसभा में होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में होते हैं सभापति और उपसभापति। ये पीठासीन अधिकारी क्या करते हैं, उसमें उस विधेयक पर विचार और स्वीकृति के लिए उसको दूसरे सदन के पास भेज देते हैं। ठीक है, अब जब दोनों सदनों में पारित होगा तब ये माना जाता है कि संसद ने पारित कर दिया। अब जब संसद पारित करता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन करेंगे, तो वो पूरी तरह से कानून बन जाएगा। तो समझता है ना, राष्ट्रपति के पास अगर वो साइन नहीं करते तो फिर से दोबारा आ जाता है, और फिर से दोबारा यही से करके अपना आता होगा, तो ये लोग बिल्कुल। अब चौथा चरण, जो चौथा चरण होता है ना, चतुर्थ पाठन बोल सकते हैं, वैसे चतुर्थ पाठन ना बोल के हम इसको बोल सकते हैं दूसरे सदन में विधेयक।
दूसरे सदन में विधेयक गया है, यहां पर चौथा पाठन है ये, ठीक है। पहले सदन में पारित हुआ है, दूसरे सदन में पहुंच गया है, ठीक है। और ध्यान रखना, अब पहले सदन में अगर ये पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन हुआ है, तो जाहिर सी बात है दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले में सिर्फ ऐसे बस उसी सदन में काम हो गया, बस बात खत्म है, नहीं, दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया चलेगी, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, ठीक है ना। जी सर। हाँ, 3 चरणों से यहां भी गुजरेगा ये। लेकिन यहां पर प्रथम, द्वितीय चरण से गुजरता है, ये लिख लेना भाई थोड़ा सा। लेकिन दूसरे संबंध के मामले में 4 विकल्प उसके सामने होते हैं। दूसरे सदन में जब जाएगा तो इसके पास 4 विकल्प होंगे उपस्थित। वो 4 विकल्प कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए। वो चारों विकल्प हैं कौन से? अगर चाहे दूसरा सदन तो जस का तस उस विधेयक को पारित कर दे, जस का तस विधेयक को पारित कर क्या करे, प्रथम सदन को भेज दे। ये एक विकल्प है। बिना किसी संशोधन के विधेयक को जैसे कि जैसे आया था वैसे वैसे उसको पारित करके वो भेज दे, भैया ठीक हमारे यहां हो गया काम। या फिर कुछ दूसरा उपाय है इनके पास। दूसरा विकल्प क्या है? थोड़ा बहुत संशोधन भी कर सकते हैं। लिखना चाहे तो लिख लीजिए। संशोधन के साथ पारित कर पहले सदन को पुनः विचार के लिए भेज देते हैं। पुनः विचार के लिए भेजना। या तो दूसरा विकल्प हो गया इनका, समझ में आ रहा ना। पहले वाले में उन्होंने क्या किया, जस का तस कर दे कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में क्या किए कि एक आध लाइन उसी में काट दिया, बोले भैया देख लो अगर ये वाली लाइन हमको नहीं समझ में आ रही थी, अगर आप सोचो तो ये कट कर देना, फिर से एक बार भेज दो, फिर देख लेंगे हम। दूसरा विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प क्या है? उसे अस्वीकार कर सकता है। ये तीसरा विकल्प है, अस्वीकार कर सकता है। फिर एक चौथा भी विकल्प है। चौथा विकल्प क्या है? कुछ नहीं करे, चुपचाप सन मार के बैठे रहे, ऐसा बिहेव करे जैसे लगे उनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब क्या है? हाँ, मतलब है लंबित कर सकता है। लंबित, कितने दिनों के लिए करेगा ये प्रावधान नहीं है, इससे संबंधित कोई मामला नहीं है, ठीक है। 4 विकल्प में जस का तस भेज सकते हैं, संशोधन करके भेज सकते हैं पुनः विचार के लिए, अस्वीकार कर सकते हैं या लंबित कर सकते हैं। लंबित कर सकते हैं का मतलब क्या है? कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं, वो तो ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे लगेगा कि हम तो जानते ही नहीं, हाँ क्या हुआ कैसे, ऐसा भी व्यवहार कर सकते हैं। ये 4 विकल्प उपलब्ध है दूसरे सदन के पास। ध्यान रखना, वो दूसरा सदन लोकसभा भी हो सकता है, वो दूसरा सदन राज्यसभा भी हो सकता है, क्योंकि पहले सदन के बारे में भी नहीं पता है कौन से सदन में गया था ये। बात समझे? जी सर। हाँ, ध्यान रखना इस बात का कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है। उसके बाद ये 4 हो गए। अब आता है 5वां चरण और अंतिम चरण। 5वां चरण और अंतिम चरण है। ये कौन सा चरण भाई? इसमें है राष्ट्रपति महोदय के पास मामला आएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति। क्या होगा इसमें? दोनों सदनों द्वारा जब कोई विधेयक पारित होता है वो राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो क्या राष्ट्रपति महोदय स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं? अब ये सवाल पूछ सकते हैं कि वो इस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं या नहीं है। नहीं सर। ठीक है, वो क्या करेंगे? उनके पास 3 विकल्प है। आ गया विधेयक, रख लिए अपने पास, देख रहे हैं,
तीन विकल्प में से किसी एक का प्रयोग करेंगे देखते देखते। या तो बोलेंगे ठीक है, कर दो, अच्छा है, जाओ, स्वीकृति दे देंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मतलब अस्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत बोल सकते हैं, हमें नहीं अच्छा लग रहा भाई। या फिर क्या करेंगे, अपने पास रख ले। रोक सकते हैं ना, हो गया। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब पुनर्विचार के लिए वापस करेंगे और पुनर्विचार के बाद अगर सदनों ने क्या किया, उसी को बिना कुछ संशोधन किए जैसा भेजा, जैसा पुनर्विचार के लिए भेजा गया था वैसे का वैसा उन्होंने फिर से भेज दिया राष्ट्रपति महोदय के पास कि भैया हमने कर लिया, अब देख लो, इस मामले में राष्ट्रपति बाध्य हैं यस सर। कि वो उसको फिर उस विधेयक को मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, हो गया? जी सर। ठीक है।